काली और गोरी बहू की सास ने की सेवा। अरे पंडित जी, आप यहाँ, वो भी ऐसे अचानक? क्या करूं बहन जी, खबर ही ऐसी है कि अचानक आना पड़ा। मैंने गौरव और अमन के लिए लड़की ढूंढ ली है। अब तो आप बस शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। सच में पंडित जी, आपने मेरे दोनों बेटों के लिए लड़कियां ढूंढ ली? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। लेकिन वो लड़कियां है कौन? उनके बारे में कुछ बताइए। एक लड़की का नाम महक है। महक दिखने में काफी सुंदर है। महक का परिवार भी अच्छा है। दूसरी लड़की का नाम कोमल है। कोमल का परिवार भी काफी अच्छा है, लेकिन कोमल महक के मुकाबले रंग में सांवली है, लेकिन घर के सारे कामकाज अच्छे से जानती है। बिल्कुल सर्वगुण संपन्न है कोमल। कोई बात नहीं पंडित जी, मेरी होने वाली बहू सर्वगुण संपन्न है, यही मेरे लिए काफी है। आप तो बस अभी रिश्ता पक्का समझिए। कविता अपने दोनों बेटे गौरव और अमन के लिए काफी समय से रिश्ता ढूंढ रही थी, लेकिन कविता को कोई भी ढंग का रिश्ता नहीं मिल रहा था, जिस वजह से वो काफी परेशान रहती थी। लेकिन पंडित जी की बात सुनकर कविता की खुशियों का कोई भी ठिकाना ही नहीं रहता। कविता शादी की तैयारियां शुरू कर देती है और सिर्फ कुछ ही हफ्तों में वो अपने दोनों बेटों की शादी महक और कोमल से करवा देती है। शादी होने के बाद कविता अपने दोनों बहुओं का बड़े ही प्यार से स्वागत करती है। अरे कविता बहन, तुम्हारी महक बहू तो बड़ी ही प्यारी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई गुड़िया हो। कितनी सुंदर है। लेकिन तुम्हारी कोमल बहू तो दिखने में काफी काली है। एक बहू तो तुम इतनी सुंदर लेकर आई हो और दूसरी इतनी काली। हाँ कविता बहन, ऐसा लग रहा है कि लक्स साबुन के साथ एक विम साबुन फ्री आया हो। कविता को माला और सुनीता की बात सुनकर काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो उनसे कुछ भी नहीं कहती और बेचारी कोमल को गुस्से में घूरती है। ऐसे ही शादी को अब कुछ दिन बीत जाते हैं। कोमल जहाँ शादी के बाद अपनी गृहस्थी संभालती है, वहीं महक पूरा दिन बस सजने संवरने में लगी रहती है। महक के गोरेपन और खूबसूरती से प्रभावित होकर कविता पूरा दिन बस महक की सेवा करने में लगी रहती है। जब भी महक को कुछ खाने का मन होता है तो कविता उसे बना कर दे देती है। महक को प्यास लगती है तो कविता उसके लिए जूस ले आती है। यहाँ तक कि जब महक अपना मेकअप करती है तो कविता उसकी मेकअप किट पकड़कर खड़ी रहती है। ये सब देखकर महक को बहुत खुशी मिलती है, लेकिन कोमल को बहुत बुरा लगता है। लेकिन कोमल इस बारे में ना ही अपनी सास को कुछ कहती है और ना ही अपने पति को, और ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। एक दिन कोमल के ससुराल उसकी बुआ सास आती है। अरे दीदी, आप यहाँ? हाँ कविता, शादी में तो मैं आ नहीं पाई। सोचा कि अब आकर मैं तेरी दोनों बहुओं से मिल लूं। अपनी बहू को तो बुला। कहाँ है तेरी बहुएं? दीदी आप यहाँ बैठिए, मैं जाकर अपनी दोनों बहू को बुला कर लाती हूँ। नीचे तुम्हारी बुआ सास आई हुई है तुम दोनों से मिलने के लिए। महक बहू, जाकर जल्दी से अच्छी सी साड़ी पहनकर तैयार हो जा, और कोमल बहू तू जाकर किचन में खाने की तैयारी कर। ठीक है माँ जी। माँ जी, मैं भी जाकर तैयार हो जाऊं क्या? देखिए, सुबह से काम करने की वजह से मेरी साड़ी गंदी हो गई। कोमल बहू तू रहने दे, वैसे भी साड़ी पहनने से तू बदल नहीं जाएगी। दिखना तुझे ऐसा ही है, इसलिए साड़ी पहनने में समय बर्बाद ना करके जाकर अपनी बुआ सास के लिए नाश्ता तैयार कर। इतना कहकर कविता वहाँ से चली जाती है। अपनी सास की ऐसी बात सुनकर कोमल को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये पहली बार नहीं था कि किसी ने कोमल के काले रंग की वजह से उसे ताने दिए थे, लेकिन कोमल को अपनी सास से ऐसी उम्मीद नहीं थी, इसलिए कोमल को इस बात का बहुत बुरा लगता है। लेकिन कोमल बिना कुछ कहे किचन में जाकर नाश्ते की तैयारी करने लगती है। थोड़ी ही देर में कोमल नाश्ता लेकर आती है और महक तैयार होकर अपनी बुआ सास से मिलने के लिए आ जाती है। दीदी, ये मेरी बहू कोमल है और ये महक। अरे वाह कविता, तेरी महक बहू तो दिखने में काफी सुंदर है। कहाँ से लेकर आई है इतना प्यारा चांद का टुकड़ा? है ना भाभी, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है मेरी बहू। मुझे इतनी सुंदर बहू मिलेगी मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। कविता 1 मिनट नहीं थकती महक की तारीफ करते हुए। अपनी तारीफ होता हुआ देखकर महक को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है और वहीं बेचारी कोमल एक कोने में चुपचाप खड़ी रहती है। कविता को बस ऐसा मौका चाहिए था कि वो महक की सबके सामने तारीफ करती रहे। कविता दिन रात महक की सेवा करने में लगी रहती है, उसे किसी भी बात की तकलीफ होने नहीं देती है। और वहीं दूसरी तरफ कविता कोमल को एक गिलास पानी भी नहीं पूछती। ये सब कोमल के लिए किसी तीर चुभने के बराबर होता है। समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे कविता की तबीयत खराब होने लगती है। डॉक्टर के चेकअप करने पर सबको पता चलता है कि कविता को एलर्जी हो गई है। देखिए, आप सब जानते हैं कि इनको एक बहुत बुरी एलर्जी है। इस एलर्जी में आप सबको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये एलर्जी छूने से फैलती है, इसलिए आप सब अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा और साथ ही साथ इनका भी। डॉक्टर की बात सुनकर सारा परिवार परेशान रहता है, लेकिन महक को सिर्फ अपनी पड़ी रहती है।
अब ये क्या बला है? ये तो दिन रात मेरी सेवा करने में लगी रहती है। अगर ये मेरे करीब आई तो इनकी तरह मुझे भी एलर्जी हो जाएगी। ना बाबा, ये तो मुझसे दूर ही रहे तो यही मेरे लिए बेहतर है। आज के बाद मैं तो इनसे 100 कदम की दूरी रखूंगी। अपनी सास की ऐसी हालत देखकर कोमल को बहुत बुरा लगता है। इसलिए कोमल अब सेफ्टी के साथ कविता का ध्यान रखती है। कोमल अपने हाथों में ग्लव्स पहनकर कविता को दवाई लगाती है और उसकी सारी जरूरतों को पूरा करती है। कोमल दिन रात एक कर देती है अपनी सास की सेवा के लिए, जिसे देखकर कविता को बहुत अच्छा लगता है। जहाँ दिन रात एक करके कोमल अपनी सास की सेवा करती है, वहीं महक एक सेकंड के लिए भी अपनी सास से मिलने नहीं आती, जिसे देखकर कविता को एहसास हो जाता है कि उसने जो भी भेदभाव कोमल के साथ किया वो गलत था। इसलिए अब कविता कोमल से माफी मांगती है। कोमल बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ कभी भी अच्छा बर्ताव नहीं किया। मैं दिन रात सिर्फ महक की सेवा करने में लगी रही, लेकिन मैंने तुझे ये तक नहीं पूछा कि तूने खाना खाया या नहीं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तूने मेरी सेवा करने में दिन रात एक कर दिया, बिना अपने बारे में सोचे समझे, ये जानते हुए कि मेरी एलर्जी तुझे भी हो सकती है। मैंने महक बहू को इतना प्यार दिया, उसकी सेवा की, लेकिन वो तो मुझे एक बार भी देखने तक नहीं आई। मुझे माफ कर दे कोमल बहू। आप मुझसे बड़ी हैं, अब मुझसे ऐसे माफी मांगते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं। आप मुझसे माफी मत मांगिए, जो हुआ उसे भूल जाइए। कोमल कविता को माफ कर देती है, जिसके बाद अब कविता सिर्फ कोमल का ही ख्याल रखती है और दिन रात उसकी सेवा करती है। ये सब देखकर महक को काफी बुरा लगता है। अब उसकी सास पहले की तरह उसका ख्याल नहीं रखा करती थी। ऐसे ही समय बीतता जाता है। कोमल और महक दोनों ही प्रेग्नेंट हो जाते हैं। कोमल की प्रेगनेंसी के चलते कविता कोमल का बहुत ख्याल रखती है। प्रेगनेंसी की वजह से महक को अकेले होने की वजह से बहुत सारी परेशानियां होती है। ये सब देखकर अब महक की अकल ठिकाने आ जाती है कि उसने जो भी अपनी सास के साथ किया था अब वही उसके साथ भी हो रहा है। इसलिए महक अपनी सास से माफी मांगती है। माँ जी, मुझे एहसास हो गया है कि मैंने आपके साथ जो किया वो सही नहीं था। आपने मेरी दिन रात सेवा की, मेरा बिल्कुल अपने बेटी की तरह ध्यान रखा, लेकिन जब आपको मेरी जरूरत थी तब मैंने आपको पूछा तक नहीं। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। हाँ माँ जी, महक को माफ कर दीजिए। महक को अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। इससे बढ़कर महक के लिए और कोई सजा नहीं हो सकती है। कोमल की बात सुनकर और महक को अपनी गलती का एहसास होता देखकर कविता महक को माफ कर देती है, जिसके बाद कविता दोनों बहुओं का अच्छे से ध्यान रखती है और दोनों बहुएं मिलकर अपनी सास का ध्यान रखती है और इसी तरह से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। देखिए बाबूजी, लग रही है ना आपकी बेटी इस वर्दी में फौजी के जैसे। 5 साल की पूजा को फौजी की वर्दी पहना देखकर अर्जुन की आंखों में आंसू भर आते हैं। देखो संध्या, हमारी बेटी इस फौजी की वर्दी में कितनी सुंदर लग रही है। मैंने तो सोच लिया है मैं अपनी बेटियों को फौजी ही बनाऊंगा। अजी, एक तो तुम खुद ही 6 महीने और साल भर तक घर परिवार से दूर रहकर देश की सेवा करते रहते हो। अगर मेरी बच्चियों को भी दूर कर दोगे तो इस माँ का मन कैसे लगेगा। मगर इस बार मैं बहुत खुश हूँ, तुम मेरी आंखों के सामने हो। इस बार दशहरा दिवाली साथ में मनाएंगे। दशहरा दिवाली आने में तो अभी बहुत दिन बाकी हैं। मगर 15 अगस्त आने वाला है। इस बार हम पिताजी के साथ रंग बिरंगी पतंग उड़ाएंगे। अर्जुन देश का एक फौजी है जो इस बार तकरीबन 3 महीने की छुट्टियों में अपनी पत्नी और बेटियों से मिलने आया है। संध्या की 4 बेटी हैं, सिया, जानवी, अन्नू। मगर संध्या के मन में एक बेटे की इच्छा है। संध्या 7 महीने की गर्भवती है। अचानक से अर्जुन को फोन आता है। अर्जुन, बॉर्डर के हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं। सभी फौजियों की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। यू हैव टू कम इमीडिएटली। जय हिंद सर। क्या हुआ जी? किसका फोन था? संध्या, बॉर्डर से फोन आया था। दुश्मनों ने हमला कर दिया है, मुझे जाना होगा। संध्या और उसकी बेटियां नम आंखों से उसे विदाई देती हैं और 15 अगस्त से ठीक 1 रात पहले बॉर्डर पर छिड़ी जंग में लड़ते वक्त अर्जुन शहीद हो जाता है। वहीं 15 अगस्त के दिन संध्या अपने फौजी पति के नाम का श्रृंगार किए हुए 15 अगस्त की खुशी मना रही होती है। तभी तिरंगे में लिपटी अर्जुन की लाश उसके आंगन में आती है।
एक ही पल में उस सुहागन से उसका सिंदूर और उसकी मासूम बच्चियों से उसके पिता का नाम छिन जाता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। आप मुझे और मेरी बेटियों को इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते। अजी उठिए ना, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अपने फौजी पिता की मौत के गम में अर्जुन की बेटियां और उसकी पत्नी फूट फूट कर रोती हैं। तभी संध्या को डिलीवरी का दर्द शुरू हो जाता है। माँ, मेरा बच्चा। माँ, तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? नहीं जानवी बेटी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अभी जाकर सरला मौसी को बुलाकर लाती हूँ। जानवी अपनी आंखों में आंसू लिए हुए भागकर सरला के घर आती है। सरला मौसी, जल्दी चलिए, मेरी माँ को बहुत दर्द हो रहा है। चल भागे यहाँ से। तुम दोनों मनहूस माँ बेटी मिलकर खा गई हमारे गांव की शान को। अरे एक ही तो फौजी था जो इस गांव का नाम रोशन करता था। पत्थर दिल सरला बेचारी जानवी को धक्का मार देती है, जिस कारण उसका सर पत्थर पर टकरा जाता है और खून निकलने लगता है। सरला मौसी, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर भीख मांगती हूँ, मेरे साथ चलिए ना। जानवी के लाख गिड़गिड़ाने पर भी सरला मदद के लिए मना कर देती है, जिसके बाद संध्या की चारों बेटी उसे घर के अंदर लाती हैं। तभी बहुत जोरों से बारिश शुरू हो जाती है और 10 साल की जानवी अपनी माँ का सर सहलाते हुए कहती है, माँ, ये लड़ाई हमारी खुद से है। माँ, आप एक शहीद फौजी की पत्नी हैं और हम उसी फौजी की बेटी। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। अपनी बेटी के दिए हौसले से दर्द में तड़प रही संध्या थोड़ी देर बाद एक बेटी को जन्म देती है। अब 2 दिन बीत जाते हैं। फौजी अर्जुन के शहीद होने के बाद उनसे वो घर भी छिन जाता है। संध्या और उसकी बेटियां उसी गांव में झोपड़ी बनाकर रहने लगती हैं, मगर कई दिन की भूखी प्यासी होने के कारण उस गरीब माँ की बेटियां भूख से बिलबिला उठती हैं। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हाँ माँ, मुझे भी भूख लगी है। ठीक है मेरी बच्चियों, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आती हूँ। अपनी बेटियों की भूख मिटाने के लिए वो गरीब माँ सभी के घर का दरवाजा खटखटाकर उनसे मदद मांगती है, मगर कोई उसे देखकर दरवाजा बंद कर देता तो कोई उसे भगा देता, जिसके बाद वो घर आती है। अपनी इस गरीब माँ को माफ कर दो मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही। माँ, तुम रो मत। माँ, हमें भूख नहीं लगी। माँ, ये गांव वाले बहुत बुरे हैं। जब बाबूजी जिंदा थे तो सभी की मदद करते थे, मगर आज कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। बुरे हालातों में संध्या अपने फौजी पति को याद करने लगती है। तभी उसे अपने पति का अपनी बेटियों को फौजी बनाने का सपना याद आता है। आज के जमाने में मांगने पर तो भीख भी नहीं मिलती, हमें खुद ही अपनी मदद करनी होगी। अब इस गरीब माँ की जिंदगी का मकसद अपनी 5 बेटियों को पढ़ा लिखा कर उन्हें फौजी बनाना है। अगले ही दिन संध्या काम ढूंढने निकल जाती है, जहां उसे एक अस्पताल में साफ सफाई का काम मिल जाता है और फिर वह अपनी 4 बेटियों को स्कूल में दाखिला दिलाकर अपनी सबसे छोटी बेटी हर्षिता को काम पर लेकर आती। उसे एक कोने में सुलाकर काम करने लगती। इसी तरह से 1 साल होने को आ जाता है। 15 अगस्त आने वाला है। अस्पताल की साफ सफाई तो मैं सुबह ही कर लेती हूँ, बाकी बचे हुए वक्त में क्यों ना मैं 15 अगस्त पर पतंग बनाकर बेचूं, इससे मैं 2 पैसे ज्यादा कमा पाऊंगी। संध्या रात के अंधेरे में जागकर पतंग बनाती, जिसे उसकी बेटियां सड़कों पर बेचने जाती। तभी एक दिन वह एक सड़क पर सिपाहियों की परेड की ट्रेनिंग होती देखकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद अब उन गरीब माँ की बेटियों के अंदर फौजी बनने का जज्बा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह से हर दिन वह गरीब माँ कड़ी मेहनत करती और उसकी बेटियां लालटेन की रोशनी में रात भर जागकर पढ़ती। अब 15 साल बीत चुके थे। संध्या की 5 बेटियां अब बड़ी हो चुकी थी, वहीं उनकी गरीब माँ अब अधेड़ उम्र की हो चुकी थी। माँ, कहाँ हो आप? माँ, ये लो मिठाई खाओ। मगर ये मिठाई किस खुशी में? माँ, आपकी बेटियों ने आर्मी इंजीनियरिंग में टॉप किया है। अब बस हमारी कुछ हफ्तों की आर्मी ट्रेनिंग रह गई है, उसके बाद फौज में भर्ती के लिए हमारा सिलेक्शन होगा। माँ, फिर आपकी बेटियां फौजी बनेंगी माँ। ये सुनकर गरीब माँ की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो कहती है, तुम्हारी इस गरीब माँ की बूढ़ी आंखों को उस दिन का इंतजार है जब खाकी तुम्हारे तन पर लहराएगी मेरी बच्चियों।
अगले दिन जब वह ट्रेनिंग के लिए जाती हैं तो वहाँ फौजियों को दी जाने वाली ट्रेनिंग की फीस बहुत ही ज्यादा होती है, जिस कारण वह पांचों परेशान हो जाती हैं। दीदी, ट्रेनिंग की फीस तो बहुत ही ज्यादा है। माँ हमारा पेट पालने के लिए आज भी कितनी मेहनत करती है, वो इतने पैसे कहाँ से लाएंगी? तुम चारों चिंता मत करो, अब हम पांचों अपनी ट्रेनिंग खुद करेंगे, मगर किसी भी कीमत पर हम पांचों अपने सपने से पीछे नहीं हटेंगे। अगले ही दिन से वह पांचों सुबह 4 बजे पूरे गांव में दौड़ लगाती हैं और बड़े बड़े पत्थरों को उठाना, पेड़ों पर चढ़ना, छिपना जैसे कठिन कामों को अपने ट्रेनिंग का हिस्सा बनाती हैं। और 1 हफ्ते के बाद वह पांचों सिलेक्शन में जा रही होती हैं। तभी गांव के लोग उस गरीब माँ की बेटियों को देखकर तरह तरह की बातें बनाते हैं। देख लो गांव वालों, यही देखना बाकी रह गया था, ये बनेंगी फौजी। सच कहते हो लखन भैया, जितनी मक्कार इनकी माँ है उतनी ही बेशरम है उसकी ये बेटियां। लड़कियां भी फौजी बनने लगी तो बात ही क्या हो, चली हैं मर्द का मुकाबला करने। लोगों के इस तरह ताने भरी बातें सुनकर संध्या की बेटियां आंसू भरी आंखों के साथ जाती हैं, जहां उनसे फौजी की ट्रेनिंग का टेस्ट लिया जाता है, जिसमें वह पांचों पास हो जाती हैं। और वो दिन भी आ जाता है जब आखिरकार उस गरीब माँ की पांचों बेटियां फौजी बनकर सरहद पर लड़ाई लड़ती हैं और फौजी की वर्दी पहने अपनी माँ से मिलने आती हैं। देखो माँ, हम आ गई। हमने कहा था ना कि ये पांचों फौजी बेटियां 15 अगस्त अपनी माँ के साथ ही मनाएंगी। हाँ मेरी बच्चियों, आज इस गरीब माँ का सीना अपनी फौजी बेटियों को देखकर गर्व से ऊंचा हो गया है। आज जहाँ से तुम्हारे बाबूजी तुम्हें देख रहे होंगे वो बहुत खुश होंगे। ये कहते हुए उस गरीब माँ की आंखें एक बार फिर आंसुओं से भर जाती हैं, मगर ये आंसू कई सालों तक किए गए उस बड़े संघर्ष से भरे दिनों के इंतजार का फल था, जो आज अपनी बेटियों को फौजी की वर्दी में देखकर खुशी बनकर बह रहा था।